नाम इंद्रवीर कुमार है और मेरे पिताजी का नाम श्री युद्धवीर कामत। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा के 48 से 52वीं बैच का बिहार प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी हूँ और विभिन्न जगहों पे मेरा पदस्थापन बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के रूप में हुआ है। और फिलहाल मैं गया सदर में एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पे काम कर रहा हूँ, पदस्थापित हूँ यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक चैलेंजिंग जॉब है और लोगों को हमेशा जो युवा वर्ग हैं और जो प्रशासनिक सेवा के लिए जिनका सपना रहता है उनका हमेशा रहता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा की सर्विस को ज्वाइन करें और विभिन्न क्षेत्रों में देश की सेवा में अपना योगदान देने की तमन्ना सभी छात्र छात्राओं की होती है। और मेरा सौभाग्य है, भगवान का कृपा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर आज मैं एसडीएम के पद पे कार्यरत हूँ। और विभिन्न क्षेत्रों में एसडीएम का मल्टीफेरस जॉब होता है, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समाज के लिए एक बेहतर सेवा दे सकूँ और बेहतर प्रदर्शन कर सकूँ। जहाँ तक प्रशासनिक सेवा की बात है, यह बिहार में या कहीं भी वो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है उसमें, और लोग चाहते हैं कि इसमें प्रशासनिक सेवा में हम आएँ। प्रशासनिक सेवा में बहुत सारे पद हैं जो कि प्रूफ करते हैं कि हम लोगों का मल्टीफेरस जॉब होता है। यदि मैं अपना उदाहरण बताऊं तो मैं ट्रेनिंग पीरियड में था, उसमें ट्रेनिंग में बहुत सारा एस्पेक्ट समझने का मौका मिला। उसके बाद जैसे कि आर्म्स मजिस्ट्रेट के रूप में मैंने काम किया और कोशिश किया कि बहुत सारे जो पेंडिंग वर्क्स थे उसको निकालना। उसके बाद मैंने स्वास्थ्य के सेवा में मेरा योगदान रहा और स्वास्थ्य के सेवा में मैंने बहुत कोशिश किया क्योंकि उसको सुधारने की। सरकार के तरफ से जब से स्वास्थ्य समिति बना है और स्टेट हेल्थ सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी जब से बना है, तब से हेल्थ के स्वास्थ्य के सेक्टर में बहुत ज़्यादा सरकार का योगदान रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा सरकार का खर्च हो रहा है और बहुत ज़्यादा विकास भी हो रहा है। तो मैं स्वास्थ्य के एक पदाधिकारी के रूप में वहाँ था, तो मैंने कोशिश किया ये जानने का कि रात को मैं पहुँचता था हेल्थ सेंटर पे कि डॉक्टर हैं या नहीं हैं और कर्मी हैं या नहीं है, क्योंकि मेरे समक्ष जब कोई डिसीजन के लिए फ़ाइल आता था तो लगता था कि मैं इसको ग्राउंड पे देखूं आखिर है कि नहीं, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे बहुत सारे फील्ड में नए नए काम स्वास्थ्य के सेक्टर में हो रहे थे, तो लगातार मैं फील्ड विजिट करके मुझे ये हमेशा तमन्ना रहती थी कि सरकार यदि इतना पैसा खर्च कर रही है और मेरे पास उतना का पेमेंट का फाइल आता था, तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि आखिर देखूँ कि क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में एक प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पर बहुत सारे जॉब होते हैं, हो सकता है स्वास्थ्य सेक्टर में फिर काम करने का मौका नहीं मिले या ना मिले। तो मैं देखा करता था, तो लगभग जहाँ भी सरकार की तरफ से बहुत सारा काम हुआ है, जहाँ भी कमियाँ होती थी वहाँ हम लोग उसको हाईलाइट करके और उसको कोशिश करते थे दूर करने का। और सरकार की तरफ से बहुत अच्छा काम हो रहा है और उसमें कोशिश किया कि मैं अपना योगदान दे सकूं और बखूबी मैंने उसमें योगदान दिया। तो इस तरह से एक सेक्टर होता है। फिर एक भूमि सुधार उप समाहर्ता के रूप में मेरा योगदान दरभंगा में बिरौल अनुमंडल में हुआ। तो बिरौल अनुमंडल में भूमि सुधार उप समाहर्ता के रूप में बहुत सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, ज़मीन के कागजात, ज़मीन संबंधी ये नियम कानून, ज़मीन संबंधी अधिनियम, भूमि विवाद के संबंध में सरकार का दिशा निर्देश, भूमि विवाद के संबंध में जितने भी कानून बने हैं, जितने भी लॉ बने हैं, उस सब को पढ़ने का मौका मिला। उस सब को वैसे ट्रेनिंग में तो सारी जानकारियाँ दी जाती है, सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन उस सब को समझने का मौका मिला, ग्राउंड लेवल पे जानने का मौका मिला। आखिर कहीं भी देश के किसी भी क्षेत्र में या फिर बिहार में भूमि विवाद के कारण जो हत्याएं होती है, जो लोग एक दूसरे को आपस में झगड़ते हैं, जो विवाद का कारण बनता है, न्यायालयों में लाखों लाख केस पेंडिंग है,
भूमि विवाद के सिलसिले में, भूमि विवाद के कारण से। तो उसको समझने का मौका मिला और एक प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पे यह एक बहुत ही बेहतरीन मौका होता है जो कि लोग समझे कि भूमि विवाद क्या होता है, उसको कैसे डील किया जाता है। बहुत सारे सरकार ने एक्ट बनाए हैं और सरकार का बहुत बढ़िया एक एक्ट था बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, उसके तहत हम लोग काम करते थे। और साथ में अंचल का या दाखिल खारिज या बहुत तरह का रेवेन्यू के एक्ट्स थे, उस पर हम लोगों का काम होता था। तो उसको समझने का मौका मिला एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में, और मैंने कोशिश किया कि लगातार कोर्ट करें, लगातार भूमि विवाद के मामलों को सुलझाने का कोशिश करें, लगातार कोशिश करें कि लोग आपस में ही भूमि दबाव में या जैसे भी हो आपस में ही लोग भूमि विवाद को सुलझा लें, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में, बहुत लंबी न्यायिक प्रक्रिया में जाने की नौबत नहीं आए और लंबी लड़ाई नहीं लड़ना पड़े और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़े इसमें लोगों को। तो एक सब डिवीज़न में बहुत अच्छा जितना हो सका हमने कोशिश किया और रेवेन्यू लॉ को और उसको धरातल पर उतारने में कोशिश किया मैंने। तो उसी तरह से तीसरी बात ये होती है कि उसके बाद एक विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन मुख्यमंत्री सचिवालय में हुआ, जिसमें कि बहुत क्लोज से सरकार के टॉप लेवल ऑफिस में काम करने का मौका मिला और किस तरह से सरकार के तरफ से कार्य किया जाता है, किस तरह से मुख्यमंत्री सचिवालय काम करता है, किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पदाधिकारी और मंत्रिमंडल सब का काम होता है, उसकी जानकारी मिली, उसकी अनुभव मिला। और विशेष तौर पे मैं मुख्यमंत्री राहत कोष का प्रभारी पदाधिकारी था, तो उसमें कोशिश किया मैंने कि जितना अच्छा योगदान मैं दे सकूं और जितना अच्छा कार्य मैं कर सकूं, क्योंकि मुख्यमंत्री राहत कोष एक ऐसा चीज़ है जो कि डायरेक्ट गरीबों से जुड़ा हुआ चीज़ है और डायरेक्ट गरीबों को उससे फ़ायदा मिलता है। कोई बीमार पड़ गया, किसी को लाख रुपए की ज़रूरत है, किसी को ऑपरेशन होना है, पैसे नहीं हैं गरीब के पास, तो उसमें देने में हमने कोशिश किया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग लगभग हर एक हफ्ता उसका मीटिंग होता था, हम भी उसके मेंबर होते हैं, मुख्यमंत्री के सचिवालय के तरफ से एक मेंबर के रूप में मैं होता था। मैंने कोशिश करता था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों का उसमें भला हो सके और उसको स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल सके, उसको आर्थिक सहायता मिल सके ताकि कहीं भी वो इलाज करा सके। तो ये एक अलग ही फील्ड होता है जो कि प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते वो सीखने का मौका मिलता है, समाज के गरीबों तक पहुंचने का मौका मिलता है, समाज के गरीबों के पास उस चीज़ का लाभ पहुंचाने का मौका मिलता है। तो ये एक अच्छा टेन्योर था हम लोगों का, जिसमें कि बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया और सरकार के टॉप लेवल से पता चला कि ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन और लेजिस्लेटिव कैसे किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करता है। उसके बाद बहुत सारे नए नए प्रयोग किए गए। मेरे ही समय में सरकार के दिशा निर्देशानुसार एक लोक संवाद कार्यक्रम का शुरुआत हुआ और लोक संवाद कार्यक्रम जो कि बहुत ही बेहतरीन हुआ। सरकार के ये जनरली ये था कि सरकार को जो भी सुझाव प्राप्त होते थे लोगों की तरफ से, वो माननीय मुख्यमंत्री डायरेक्ट उसको देखते थे और उसको समझने का मौका मिला और वो बहुत ही अच्छा योगदान रहा। बहुत सारे जो सुधार हुए हैं सरकार में, बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिली, बहुत सारी आवश्यकता पड़ी, लोगों के सुझाव के द्वारा कुछ ऐसे चीज़ प्राप्त हुए जिससे लगा कि नहीं, बिहार के विकास के क्षेत्र में ये होना चाहिए और वो कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। उसके बाद मुख्यमंत्री का डैशबोर्ड, सीएम डैशबोर्ड का प्रभारी होने के नाते भी बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी के का डैशबोर्ड को बनाने में, उसको धरातल पे लाने में, उसका फंक्शन करने में, उसमें क्या कमियां हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो करने का एक विशेष मौका मिला, जो कि मैं अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा हूँ। मुख्यमंत्री सचिवालय के सभी कर्मी और सभी पदाधिकारी और हमारे जो बढ़िया पदाधिकारी, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के पदाधिकारी द्वारा विशेष योगदान दिया गया, विशेष रूप से, ताकि सीएम डैशबोर्ड बन सके। और उस डैशबोर्ड में इतनी अच्छी खूबसूरती है कि कहीं भी कोई भी हो, ऑनलाइन डिस्पोजल का सिस्टम रहता है। कोई भी कहीं से आवेदन देगा, उस आवेदन का क्या स्टेटस है वो QR कोड और सबके बहुत आदमी से जानकारी प्राप्त हो सकता है कि उस पर क्या डिस्पोजल हो, आम जनता जान सकती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक एप्लीकेशन था जिसको कि सीएम सेक्रेटेरिएट से लॉन्च करने का और उसमें काम करने का मौका मिला। मुख्यमंत्री सचिवालय में रहते हुए जल जीवन हरियाली प्रोग्राम, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोग्राम है,
उसको भी बहुत क्लोजली देखने का मौका मिला और समझने का मौका मिला कि ये क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये क्यों समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और क्यों हमारे आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब सारी चीज़ें एक प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते जानने का मौका मिला और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस पदस्थापन में इस तरह के कार्य मिले और इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त हुई और हाईएस्ट लेवल से उसे जानने का मौका मिला कि प्रशासन कैसे चलता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से किस तरह से लोगों की चिंता होती है और किस तरह से लोगों को लाभ पहुंचाया जाए उसकी चिंता हाईएस्ट लेवल पर नेतृत्व को होती है, ये जानने का मौका मिला। उसके बाद एक प्रशासनिक सेवा में होने के नाते एक बेहतरीन ही पद होता है जिसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं, एसडीएम का पद, जिसको सामान्य भाषा में सब अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ भी कहा जाता है। यह एक बहुत ही खूबसूरत पद होता है, बहुत ही बेहतरीन पद होता है जो कि एक सब डिवीज़न के अंदर आप एक नेतृत्व लेते हैं और बताते हैं कि सब डिवीज़न में आप क्या क्या कर सकते हैं। लगभग सारा काम सब डिवीज़न का करना होता है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप आम जनता को किसी भी स्तर तक नियम के अनुसार आप उसको हेल्प कर सकते हैं। और वो कोशिश मेनली सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का मुख्य कार्य होता है विधि व्यवस्था मेंटेन करना और यहाँ पे गया सदर का सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट होने के नाते मैंने कोशिश किया कि विधि व्यवस्था में कोई कोताही नहीं बरती जाए और जितना जल्दी हो सके कहीं पे यदि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान करें। इस अनुमंडल में 4 सब डिविजनल पुलिस पदाधिकारी, एसडीपीओ और डिप्टी एसपी रैंक के पदाधिकारी हैं, 4 पुलिस सब डिवीज़न है और सभी का बहुत अच्छा योगदान रहा विधि व्यवस्था मेंटेन करने में और अभी भी है और हमें आशा है कि आगे भी रहेगा ही, सभी का अच्छा योगदान रहेगा। तो विधि व्यवस्था को बहुत क्लोजली समझने में यह पद एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम देता है कि आप कैसे समझते हैं कि विधि व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सीआरपीसी का सेक्शन 107 107 लोग बहुत चर्चा करते हैं गांव में, बाज़ार में इधर उधर की 107 हो गया 107 हो गया, लेकिन आखिर होता क्या है, कैसे उसका एप्लीकेशन होता है, क्यों वह विधि व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद लोग समझते हैं कि धारा 144 लगना, जनरली लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं 144 लग गया, लेकिन 144 होता क्या है, उसके क्या आयाम हैं, वो क्यों ज़रूरी है विधि व्यवस्था बनाने के लिए, वो सब समझने का मौका मिलता है इस पद पे आने के बाद। और बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे वो हैं जिसके अंतर की काम करने का मौका मिलता है। एक सेक्शन 133 में काम करने का मौका, 147 बहुत सारे तरह से काम मिलता है। ये ऐसा पद है जिसमें डायरेक्ट विधि व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए आपको ये सारी शक्तियाँ दी जाती है और जिसके अंदर की पूरे अनुमंडल का प्रशासन विधि व्यवस्था मेंटेन करने के लिए उन सब सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग विधि व्यवस्था को मेंटेन करते हैं। और विधि व्यवस्था ऊपर वाले की कृपा है कि अभी तक बहुत अच्छा रहा है गया सदर सब डिवीज़न का और आगे भी उम्मीद करते हैं कि विधि व्यवस्था के मामले में अच्छा रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है गरीबों को सरकार के द्वारा जो दिया जाता है सब्सिडाइज रेट में राशन वो पहुंचाना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और ये एक अनुमंडल पदाधिकारी के लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर होता है कि अपना योगदान दे सके समाज के गरीबों के विकास के प्रति, गरीबों के भोजन और फूड सिक्योरिटी में योगदान देने के लिए। सामान्य तौर पर जो मध्यम वर्ग या अपर मध्यम वर्ग के लोग होते हैं या फिर उससे ऊपर के कैटेगरी के लोग होते हैं, उनके लिए 10-20 केजी चावल या गेहूं का कोई खास महत्व नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब इस पद पे आते हैं तब पता चलता है कि एक रिक्शा चालक के लिए 10 केजी गेहूं और 10 केजी चावल का क्या महत्व है, एक भिखारी के लिए ये 10-20 केजी चावल और गेहूं का क्या महत्व होता है, एक कुली के लिए 10-20 केजी चावल का क्या महत्व होता है, ये समझ में आती है इस पद पे आने के बाद। और तब लगता है कि जब आप कहीं जाते हैं तब लगता है कि दिल से उन लोगों के सेवा के लिए जो कि सरकार ने दायित्व दिया है और जो सरकार ने अवसर दिया है और जो सरकार ने प्रावधान किया है कि उन लोगों को वो चीज़ मिले, तब लगता है कि नहीं, दिल से काम करने से उन गरीबों का आप सही मायने में सहायता कर सकते हैं। यूँ तो राशन पहुंचाने के लिए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया है और वो आरटीपीएस या और सब माध्यम से राशन कार्ड बनने के बाद लोगों को ये फेयर प्राइस डीलर के माध्यम से राशन प्राप्त होता है, जिससे कि वो अपना खाद्य सुरक्षा कर पाते हैं।
परंतु यहाँ इस पद पे आने पे ऐसा लगता है कि जब आप एक गरीब के प्रति देखते हैं, जब एक ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको कि राशन कार्ड के बारे में नहीं पता है, जिनको कि राशन का जो सरकार की योजना है उसके बारे में नहीं पता है कि वो होता क्या है, और वो ऐसे हैं रिक्शा चला रहे हैं, भीख मांग रहे हैं और उनको पता भी नहीं है और न ही उनको जानकारी है कि ये सरकार की क्या योजना है, और न ही उनको ये जानकारी है कि उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या करना पड़ता है। वो लोग ऐसे आदमी होते हैं जो कि समाज में आए और अपना हो सकता है कि बिना इस योजना के बारे में जाने समझें और पृथ्वी से चले भी जाएं। बूढ़े, दलित, मजदूर वर्ग के लोग, रिक्शा चालक लग के लोग, जो कि देखने से लगता है कि यह 2 दिन से खाया नहीं होगा, यह ऐसी स्थिति होती है। तब जब आप धरातल पे पहुंचते हैं कि हम इस पद पे आने के बाद ऐसा योगदान मिला, अवसर मिला कि रिक्शा चालक से जब हम गाड़ी से उतर के पूछते थे तो लगता था अरे इसके पास तो राशन कार्ड ही नहीं है, इसके पास तो राशन ही नहीं मिलता है। पूछते थे कि आखिर क्या कभी मिला, तो जानता ही नहीं है कि राशन होता क्या है, उनको कैसे उसका लाभ मिलेगा। लाभ मिलने के लिए डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड या और सब डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, वो सब भी उसके पास नहीं है। अब समस्या होती है, कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भिखारी लोग हैं, जो क्या कह सकते हैं, उनको पढ़े लिखे नहीं हैं, इनोसेंट हैं, मतलब वो आए हैं, भीख मांगेंगे या रिक्शा चलाएंगे, कुली का काम करेंगे, उसके बाद किन्नर का या और सब करेंगे और पृथ्वी से निकल जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं उनका, लेकिन उनको जो समाज के लिए जो सरकार की योजना है उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो वहाँ तक पहुँचने का मौका मिलता है इस सब पद पे आने के बाद, और मैंने इसमें कोशिश किया है कि समाज के प्रति अपना योगदान साबित कर सकूं। और इस पद पे रहते हुए गया सदर में मैंने बहुत सारे जब भिखारियों से पूछा तो पता चला कि हम लोगों ने बहुत सारे भिखारियों को राशन कार्ड के दायरे में लाया, लेकिन कुछ कुछ छूट गया है, जहाँ पे लगा कि नहीं, प्रशासन को खुद ही पहुँचने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको न तो राशन कार्ड सिस्टम के बारे में पता है, न राशन क्या मिलता है नहीं मिलता उसके बारे में पता है, न ही प्रोसेस के बारे में पता है, न ही डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता है। ऐसे ऐसे लोगों का मेरे पास फ़ोटो है जिसको देख करके आप द्रवित हो जाएंगे, लगेगा कि अरे इतना बड़ा सिस्टम, सरकार अरबों रुपया खर्च कर रही है, इनके पास राशन नहीं पहुंच रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि प्रशासन की गलती है, किसी की गलती है, इग्नोरेंट है, वो जानते ही नहीं है कुछ, तो उसमें पहुंचने का मौका मिलता है। कई बार मैंने भिखारियों के साथ ज़मीन पे बैठ करके उनके साथ मीटिंग किया, रिक्शा चालक के साथ मैंने मीटिंग किया सुब्रमण्यम स्टेडियम में, उसके बाद फिर बोधगया में भिखारियों के साथ मीटिंग किया, उसके बाद कुली के साथ मैंने रेलवे स्टेशन पर मीटिंग किया। ऐसे ऐसे समाज के लोगों के साथ मीटिंग किया जिसे सख्त आवश्यकता है कि सरकार के द्वारा अनुदानित मूल्य पे जो राशन मिलता है वो लेने की, लेकिन उन लोगों के पास, बहुत के पास नहीं है। तो ये एक अवसर मिलता है कि उन लोगों के पास पहुंचने का। अभी मैंने लगभग सैकड़ों आदमी को, ऐसे ऐसे आदमी को चिन्हित करके दिया है जिसको कि कुछ जानकारी नहीं है, उसको न तो ब्लॉक जा सकता है, न मेरे ऑफिस आ सकता है, न उसको आधार कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है। तो हमने कोशिश किया कि प्रशासन के तरफ से एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हुए उनको आधार कार्ड भी मैंने बहुत लोगों का बनवाया, कैंप लगवाया, उसके बाद उन लोगों का बैंक अकाउंट, उसके बाद फिर मैंने राशन कार्ड जा कर के उन लोगों को जब दिया, तो ऐसा जब राशन कार्ड देने के समय में उन लोगों का ऐसा लगता था जो कि अब मतलब क्या मिल गया हमें, जो कि ज़िंदगी में आज तक इतने एज में नहीं मिला और आज मिल गया है। एक भिखारी के लिए एक राशन कार्ड का कीमत कोई नहीं लगा सकता है, क्योंकि उसको ज़िंदगी भर के लिए 20 किलो 30 किलो चावल और गेहूं का व्यवस्था हो जाता है। एक रिक्शा चालक जो कि भर दिन धूप में अपने शारीरिक शक्ति का प्रयोग करके और रिक्शा चलाता है, उसको राशन का लाभ यदि नहीं है तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा समाज में अभी भी हम लोगों को कार्य करने की ज़रूरत है। ये एक रिक्शा चालक से मेरी मुलाकात हुई तो वो उसको राशन के बारे में नहीं पता है, न सिस्टम के बारे में पता है, और उसका स्थिति ये है कि उसका लड़का एक्सपायर कर गया, उसकी बीवी मर गई है, उसकी पुतोहू है और 2 पोता है, और रिक्शा चलाता है भर दिन, उसको मिलता है 150 रुपये या 125 रुपये। उसमें से 50 रुपये वो रिक्शा मालिक को दे देता है, पर दिन 75 या 100 रुपये कमाता है, उससे अपने पोता पोती और पुतोहू और अपना पेट का पालन करता है। वैसे वैसे आदमी के पास छूटे हुए हैं इस लाभ से वंचित होने का। हमने कोशिश किया कि हम वैसे वैसे आदमी के लाभ दिलाने का प्रयास करें, और इस प्रयास के कड़ी में हमने उनका राशन कार्ड बनवाया।
और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों को, ये तो मैं स्पेसिफिक उदाहरण बता रहा हूँ, उनको मैं घर तक राशन पहुँचा सकूँ। वो लोग ऐसे आदमी हैं जिनको यदि मैं संजोग से भगवान का ऐसा कृपा हुआ जो गाड़ी से उतर के मैं उस रिक्शे वाले से पूछा कि आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि गया सदर अनुमंडल में बहुत सारे लाखों के संख्या में राशन कार्ड निर्गत हुए। जब इतनी संख्या में निर्गत हुए तो मेरा जिज्ञासा हुआ कि भाई मैं पूछूं कि उन लोगों के पास है कि नहीं है। तो जब पूछा तो बहुत सारे ऐसे लोग छुटे हुए थे जिनको मालूम भी नहीं था, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे वैसे आदमियों को मैं दूँ, और बहुत सारे सैकड़ों लोगों को दे चुका हूँ। लेकिन एक सिर्फ अनुमंडल पदाधिकारी ही इसमें योगदान नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने फिर गया सदर में और विभिन्न प्रखंड में, अंचलों में, और मैंने एक टीम बनाया, विकास मित्रों का टीम बनाया, और जगह जगह खड़ा करके 3 दिन 4 दिन से मैं रिक्शा चालक सबका सर्वे करवाया हूँ। सर्वे करवाने के बाद सैकड़ों की संख्या में ऐसे रिक्शा चालक आए हैं जो कि उससे वंचित हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको देने के लिए। मैंने भिखारियों का सर्वे कराया, और भिखारियों का सर्वे कराने के बाद भिखारियों को राशन कार्ड निर्गत किया हूँ, और अभी वो प्रक्रिया जारी है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं रहते रहते सभी भिखारियों को इसका लाभ दे सकूँ। मैंने कुली का सर्वे करवाया, पूरे गया रेलवे स्टेशन पे कुली का मैंने सर्वे कराया। उसमें पाया कि बहुत लोगों के पास नहीं है, जो कि ऐसे हैं जो कि बहुत बूढ़े हैं और बोझा उठाने की उनकी शक्ति नहीं है, और उनके परिवार में राशन नहीं है। उनके परिवार वही 10-20 किलो चावल, 25 किलो चावल, 30 किलो चावल के लिए वो बोझा ढोते हैं, और उनकी अब ताकत नहीं रह गई बोझा ढोने के लिए। और वैसे लोगों के लिए समझ लीजिए कि उस 20-30 किलो, 40 किलो राशन का क्या महत्व है, जो कि वो ज़िंदगी भर उसके लिए एक एसेट हो जाता है उसके परिवार में, और ज़िंदगी भर अपने परिवार और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकता है उससे। तो ये बहुत बड़ी सरकार की योजना है, और एक अनुमंडल पदाधिकारी होने के नाते एक बहुत बड़ा दायित्व होता है हर एक अनुमंडल पदाधिकारी की कि ऐसे ऐसे लोगों तक पहुँच करके उसको इस सब योजना के लाभ पहुँचाने के लिए। वैसे अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में तो बहुत सारे कार्य है, लेकिन एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में और एक अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में ये एक ऐसा कार्य है, हम लोगों को ये समझते हैं, या मैं ये समझता हूँ कि भगवान के दया से ये पद मिला है, और ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले की कृपा है कि एक अनुमंडल पदाधिकारी के होने के नाते आपके कलम में इतनी शक्ति होती है कि किसी को आप भूखे नहीं मरने देंगे। आपके कलम में वो इतनी शक्ति होती है कि आप किसी का ज़िंदगी भर के लिए 20 किलो 30 किलो राशन की व्यवस्था आप कर सकते हैं। आपके कलम में वो ताकत होती है कि किसी भूखे नंगे भूखे को आप वो अनाज दे सकते हैं। कितना बड़ा समाज के लिए आप हो सकता है कि बहुत बड़े पद पे जा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे किसी गरीब के घर में अनाज पहुंचा देना, किसी गरीब के घर में जो चूल्हा नहीं जलता है वो चूल्हा जलवा देना, उसके घर में खाद्यान्न का व्यवस्था कर देना, यह बहुत बड़ी बात है। और एक अनुमंडल पदाधिकारी के होने के नाते एक बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए होता है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तो बहुत कम दिन हुए हैं, 1 साल सवा साल हुए हैं मुझे गया आए हुए। मैं कोशिश करूँगा कि जब तक रहूँ ऐसे ऐसे लोगों का, मेरा बहुत सारा बृहद योजना है जिसमें कबाड़ी लोगों की मैं दशा देखता हूं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों के बीच में भी काम करना पड़े, और मैं करूंगा। मैं प्लान कर रहा हूं। अनुमंडल पदाधिकारी होने के नाते समय का अभाव होता है, लेकिन फिर भी इस बीच में ही समय निकालना पड़ता है। और ये भी है कि यदि आप ठान लेते हैं कि वो कोई काम करना है, तो जो एक शाहरुख खान की फिल्म में डायलॉग है कि जब आप कोई चीज़ चाह लेते हैं तो फिर सारी कायनात उसको मिलाने के लिए आ जाती है। तो इस तरह का जब मैंने योजना किया, शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, लेकिन जब लोगों को समझ में आया नहीं अनुमंडल पदाधिकारी ऐसे कर रहे हैं, तो अब लोग ही सहायता करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग हमसे मिलने आए थे जो कि कुष्ठ रोगियों के लिए मिलने आए थे कि सर उसके लिए कुछ कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैं जाता उनके पास, उनका आदमी आया मेरे पास, मैंने समय फिक्स किया कि कुष्ठ रोगियों के साथ मैं बैठूँगा, उसके साथ मीटिंग करूँगा और देखूँगा कि उनके घर में क्या कमी है क्या नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर होता है कि मल्टीफेरस जॉब करने के लिए और गरीबों तक पहुंचने के लिए, समाज में ऐसे ऐसे तबके को में अपना योगदान देने के लिए, जो कि इस देश की बहुत बड़ा एसेट है और इस देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। जो जनसंख्या हम लोगों के लिए लायबिलिटी जिसको हम समझते हैं, उसको एसेट के रूप में बदलने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। गया सदर अनुमंडल पदाधिकारी होने के नाते एक बोध गया एक ऐसा जगह है जो कि पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और उसकी सुरक्षा, उसकी प्लानिंग, उसका देखरेख, उसमें और सारी उसके यात्रियों के लिए सुविधा, पर्यटकों के लिए सुविधा है कि नहीं, ये सब देखने के लिए एक बहुत बड़ा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलता है अनुमंडल पदाधिकारी गया सदर को, और इसमें सभी का योगदान होता है। इस अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में भी बहुत अच्छा योगदान किया जाता है। यहाँ जबकि मेरी पोस्टिंग कोरोना के समय में हुई है,
तो बहुत कुछ नहीं देखने को मौका मिला। लेकिन यहाँ का पितृपक्ष मेला बहुत फेमस होता है, और जो कि दूर से और पूरी दुनिया से लोग आते हैं अपने पूर्वजों को के लिए यहाँ आते हैं, और धार्मिक रीति रिवाज से उनका क्रियाक्रम करते हैं। तो ये भी एक अच्छा मौका होता है गया सदर के लिए, बहुत ही बेहतरीन अवसर होता है। तो ये तो हो गया कि जो हम लोग प्रशासनिक सेवा के रूप में डिफरेंट पद पे रहते हुए डिफरेंट कार्य करते हैं और समाज में अपना योगदान देते हैं। सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने में, कहीं विधि व्यवस्था NH नेशनल हाईवे बनने में विधि व्यवस्था की समस्या होती है तो हम लोग तुरंत पहुंचते हैं और उसको बनाते हैं। देश के विकास में एक अनुमंडल पदाधिकारी की बहुत बड़ा योगदान होता है ग्राउंड लेवल पे, और बड़े अफसर होते हैं, सबका योगदान होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड पे बहुत अच्छा योगदान करने का मौका मिलता है, और अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है कि प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में विभिन्न पदों पे काम करने के साथ साथ अनुमंडल पदाधिकारी का कार्य करने में एक सेटिस्फेक्शन होता है कि देश के विकास में अपना योगदान देना, देश के उन नागरिकों के विकास में अपना योगदान देना जो कि अगर आप नहीं करते हैं तो वो वंचित रह जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है और बहुत ही बढ़िया पद होता है, जिसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए और आना चाहिए। उसके बाद मैं अपना बैकग्राउंड के बारे में यदि थोड़ी बहुत बोलना चाहूँ तो मैं एक सामान्य परिवार से, मध्यम वर्ग परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी एक प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, कृषि सेवा के पदाधिकारी थे, और मेरा घर जो है वो मधुबनी जिला के गोहरिया प्रखंड के एक गांव में है, जो कि कम्प्लीटली ग्रामीण क्षेत्र है। लेकिन मेरा ये संदेश रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में हो या सुदूर या आप शहरी क्षेत्र में हो, यदि आप में जज्बा है कोई चीज़ पाने का, यदि आप में लगन है तो आप वो पा सकते हैं। अब एक साधारण गांव का स्टूडेंट होकर के मैं एग्रीकल्चर कंप्लीट किया, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मैंने MA MPhil और PhD में कुछ दिन पढ़ाई की, और वहीं से बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हर एक फील्ड को जानने के लिए। तो आप अगर अच्छा कार्य करते हैं या अगर अपने जज्बा है, मेहनत करने की तमन्ना है, तो आप कोई भी कहीं भी जा सकते हैं। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप गांव के हों, देहात के हों। JNU सब तो एक ऐसा जगह है जहाँ के इतने सब्सिडाइज रेट पे लोग खाना मिलता है या और होता है। उसके बाद JNU का एक खासियत ये है कि आप यदि JNU में जाते हैं तो लगभग अधिकतर स्टूडेंट जो है सो आप नेट JRF सब निकाल लेते हैं, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम एक तरह से हो जाता है। हम लोग JNU में अपीयरिंग में ही नेट और JRF हो गया और फाइनेंशियली हम लोग फ्री हो गए। उनका सिस्टम इतना अच्छा होता है पढ़ाई का और प्रैक्टिकल का या और सब चीज़ इतना अच्छा होता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में, मतलब इतना एक्सपोजर मिलता है। और वो आप कैसे होता है तो गांव में भी आप रह के और अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं या छोटे छोटे शहर में भी रह के अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो यही मेरा बैकग्राउंड है। दिल्ली नॉलेज ट्रैक के एस्पिरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इन लोगों का टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैं चाहता हूं कि जो चीज़ है वो स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स तक पहुंच सके। हमने जो तैयारी किया है और लगभग बहुत सारे कंपटीशन मैंने फेस किया है और पास भी किया है। तो IAS का एग्जामिनेशन 2 बार इंटरव्यू तक गया हूं मैं। तो उसमें है क्या कि मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो अपना अनुभव है, उसमें हर एक एस्पिरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि 2 चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उसके लिए। एक होता है क्वेश्चन बैंक और एक होता है सिलेबस। यदि आप UPSC का सिलेबस देखें या बिहार प्रशासनिक सेवा का सिलेबस देखें तो UPSC का सिलेबस देखें तो आपको अथाह मिलेगा, या तो GS का देख लीजिए या किसी सब्जेक्ट का देख लीजिए, अथाह मिलेगा। लेकिन यदि आप 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर पे काम करते हैं और एक एनालिसिस करके आप देखते हैं तो कॉन्फिडेंटली आप 60% सिलेबस को आप मतलब सामान्य रूप से तैयारी करके छोड़ करके और 40% सिलेबस को बढ़िया से कवर करके आप समझ सकते हैं कि यही चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए 2 चीज़ मेरे नज़र से, और हो सकता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन दिया है, बहुत सारे चीज़ महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन मेरे निगाह में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है क्वेश्चन पेपर और उसका 10 साल 15 साल का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना ज़रूरी होता है, जिससे आपको छन के आ जाता है, फिल्टर होके आ जाता है कि हाँ ये चीज़ महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ को आप सामान्य नॉलेज रख के भी पास कर सकते हैं और ये चीज़ पे महत्वपूर्ण दे करके कर सकते हैं। और साथ में सिलेबस, ये दोनों चीज़ यदि बढ़िया से कवर, क्योंकि नॉलेज का कोई कमी नहीं है। हमने देखा है कि मेरे साथ JNU में ऐसे ऐसे लोग हैं जो PhD किए हुए हैं और नॉलेज का समुंदर हैं वो किसी भी चीज़, लेकिन यदि उसको आप फिल्टर नहीं करते हैं कि आखिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए चाहिए क्या।
अगर फ़िल्टर नहीं करते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कभी पास नहीं कर पाएंगे। नॉलेज की का कोई, हमसे बहुत नॉलेज वाले लोग हैं जो कि हैं इसमें यहाँ पे, और उनका नहीं भी हो सकता है कि हुआ क्यों, क्योंकि वो हर एक चीज़ का अपना मेथड है, उस मेथड में हमको घुसना पड़ता है। मतलब ये कि आपको यूपीएससी या बीपीएससी या और सब कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आपको बताता है कि रास्ता क्या है आपका, मतलब क्या चीज़ आपको जानना है और क्या चीज़ नहीं जानना है। अगर जिस दिन हम ये समझ गए कि हमको दुनिया में क्या चीज़ नहीं जानना है और इस पद के लिए हमको क्या चीज़ मात्र जानना है, वो क्वेश्चन बैंक आपको हेल्प करता है और सिलेबस, वो अगर चीज़ आप जान जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका आधा कंपटीशन लगभग आपका सोल्व हो गया और आधा आसान हो गया। तो ये बहुत ही मेरे समझ से क्वेश्चन पेपर और 10 साल का क्वेश्चन पेपर और सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आप लोग जो भी हैं इसको ध्यान दे करके, यदि इस दोनों का तैयारी करके या और जो एक्सपर्ट बोलते हैं उसका तैयारी करके, और लगन मेहनत, ये सब तो पहले हम लोग बच्चा में समझते थे कि ये सब सिंपल चीज़ है, गार्जियन ऐसे बोल रहा है ताकि ये लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये सब चीज़ आप जब कंपटीशन में आते हैं, जब लगता है कि नहीं, हम यदि आज सो रहे हैं तो कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, हम यदि आज खेल रहे हैं तो कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या किसी बड़े बड़े फोरम पे जाके तब पता चलता है कि लगन का क्या मतलब होता है, मेहनत का क्या मतलब होता है, ईमानदारी से पढ़ने का क्या मतलब होता है, अपने प्रति ईमानदारी रखने से क्या मतलब होता है। ये सब वर्ड का मीनिंग समझ में आता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं। शुरुआत में तो लगता है नहीं, ये सब चीज़ तो ऐसे गार्जियन हमको कह रहा है ताकि ये पढ़े, लेकिन जब इस सब कंपटीशन में आके आपको इस सब वर्ड का मीनिंग पता चलता है, तब जाके आप एक डिवोटेड स्टूडेंट की तरह सेल्फ ऑनेस्टी अपनाते हुए अपना अध्ययन करते हैं और कंपटीशन को क्रैक करते हैं। ये बहुत ही अच्छा अवसर मिला कि इस DKT के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने का। मैं सब उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी बढ़िया से तैयारी करके और अच्छे पद पे आएंगे और समाज और देश की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।